आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। 9 एक्सरसाइजेस हैं, 1 से लेकर 9 सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला दो जो एक्सरसाइजेस है, फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस, ये सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल से रिलेटेड है। फर्स्ट एक्सरसाइजेस में हमें केल्विन स्केल में दिए गए टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा उसमें हमें सेल्सियस स्केल में दिए गए टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए, इससे पहले केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर के वीडियो में हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। और भी हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया था, बहुत सारे डिटेल्ड चीज़ों पे बात किया था। तो फिलहाल तो याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर इन दो टेम्परेचर्स को देखें जो कि सेम है, इक्वल है, तो यहाँ केल्विन स्केल का जो रीडिंग है ये आप पाएंगे 273 है, और सेल्सियस स्केल का रीडिंग 0 है। तो यहाँ से आप इन दोनों के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं। याद रखने के लिए है ये कि 273 केल्विन स्केल का रीडिंग है, उससे 273 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 0, जो कि सेल्सियस स्केल का रीडिंग है। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि रीडिंग इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू रीडिंग इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में जो भी रीडिंग है, जैसे कि इस केस में 293 रीडिंग है, उससे 273 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रीडिंग कितना है, 293। केल्विन स्केल का रीडिंग 293 है, इससे हमें 273 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, 20। तो सेल्सियस स्केल का रीडिंग है 20, मतलब ये टेम्परेचर ये 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 470 केल्विन। वीडियो को पॉज करके आप इसे कोशिश कर सकते हैं। कर लिया आपने? ठीक है, चलिए। 470 ये केल्विन स्केल का रीडिंग है, इससे हमें 273 सब्ट्रैक्ट करना है। सो माइनस 273 एंड दैट विल बी इक्वल टू 197। सो सेल्सियस स्केल का रीडिंग इस केस में होगा 197, मतलब कि ये टेम्परेचर जो है ये 197 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ रहेगा सेल्सियस स्केल का रीडिंग, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस। इन्हें हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, अगर आप यहाँ से देखें तो आप ये पाएंगे कि सेल्सियस स्केल में जो भी रीडिंग है जो कि 0 है, ये इसके साथ आप 273 ऐड कर दें, जो कि 273 होगा ऑब्वियसली, और ये होगा केल्विन स्केल का रीडिंग। तो वही यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि रीडिंग इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू रीडिंग इन सेल्सियस स्केल प्लस 273। अब देखिए, सेल्सियस स्केल में ये रीडिंग कितना है, 25। सो 25 सेल्सियस स्केल का रीडिंग है, इसके साथ हमें 273 को ऐड कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, 5 और 3 8, 2 7 ऐड करने से 9 और ये 2, सो 298 रीडिंग होगा। 298 किसका रीडिंग, केल्विन स्केल का रीडिंग। मतलब ये जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 298 इतना केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। 373 क्या है, सेल्सियस स्केल का रीडिंग है इतना डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस स्केल का रीडिंग है ये। इसके साथ हमें 273 को ऐड कर देना है। देखिए क्या होगा, 3 + 3 इज 6, 7 + 7 इज 14, सो 4 1 2 + 1 इज 3, 3 + 3 इज 6, 646। तो ये हो गया केल्विन स्केल का रीडिंग। सो दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू 646 इतना केल्विन। आगे बढ़ते हैं। यहां पर 2 सिचुएशंस दिए गए हैं और इनका रीजन हमें एक्सप्लेन करना है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। क्या ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। इस पे हमने डिटेल्स में एक वीडियो बनाया था, हम लोगों ने इस पे बात किया था डिटेल्स में। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। नैफ्थलीन बॉल आप देखे होंगे, कपड़ों को जब हम कबर्ड वगैरह में बहुत दिनों के लिए रखते हैं तो बीच में हम लोग नैफ्थलीन के बॉल्स डाल देते हैं। ऐसा करने से कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है।
अब समय के साथ साथ हम ये पाते हैं कि ये बॉल्स धीरे धीरे डिसअपियर करता है, धीरे धीरे छोटा होते जाता है और फिर ये गायब हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, यही है सवाल। देखिए नैफ्थलीन बॉल ऑब्वियसली ये किस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। इसका होता है सब्लिमेशन, मतलब ये डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, लिक्विड स्टेट आता ही नहीं है, सब्लिमेशन कहा जाता है। जो सब्लिमेशन होता है इसमें चूंकि सॉलिड गैस पार्टिकल में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, तो आप देखिए ये सॉलिड है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स अगर ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड है ये तो टूट गया, अब ये इंडिपेंडेंट हो गया ये पार्टिकल्स। ये जैसे ही गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ये जो पार्टिकल बना, जो गैसेस पार्टिकल बन जाएगा इसका, ये पार्टिकल एयर में डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए समय के साथ साथ धीरे धीरे हम ये पाते हैं कि ये नैफ्थलीन बॉल जो है छोटा होते जाता है और वो गायब हो जाता है। चलिए एक बार आंसर को देख लेते हैं। नैफ्थलीन अंडरगोज सब्लिमेशन, इसका क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। इसीलिए दस नैफ्थलीन बॉल्स कीप ऑन फॉर्मिंग नैफ्थलीन वेपर, ये वेपर बनाता है, गैस बनाता है, गैस में कन्वर्ट होता है। which obviously vapor जो गैस स्टेट है, which disappear into the air with time, समय के साथ साथ ये एयर में डिसअपियर हो जाता है, without leaving any solid। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगर परफ्यूम कहीं पर स्प्रे किया जाता है तो उससे काफ़ी दूर भी हमें उसका स्मेल मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो परफ्यूम है जब आप स्प्रे करते हैं ये बाहर निकल रहा है तो ये ड्रॉपलेट की तरह होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ड्रॉपलेट फॉर्म में होता है। ये बहुत ही वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल क्या होता है, जो बहुत जल्दी एवोपोरेटेड हो जाता है। तो ये इमीडिएटली ये जो ड्रॉपलेट है जो कि लिक्विड स्टेट में था, ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैसेस पार्टिकल्स जो है, हमें पता है कि गैसेस पार्टिकल्स ये बहुत तेज़ी से मूव करता है, बहुत फास्ट मूव करता है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन इसका ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, रैंडम डायरेक्शन में रैंडम स्पीड से मूव करता है। उनमें से कुछ जो गैसेस पार्टिकल्स है ये हमारे नाक तक पहुंचता है और हमें इसका स्मेल मिलता है। काफ़ी दूर रहने के बावजूद हमें इसका स्मेल मिलता है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स वो डिस्टेंस को बड़े आसानी से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में रैंडम स्पीड से मूव करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कुछ ऐसा कहेंगे कि परफ्यूम्स आर वोलेटाइल, दैट इज वोलेटाइल का मतलब भी यहाँ लिख देंगे हम लोग, वोलेटाइल दैट इज दोज कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट वेरी इजीली। ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम वोलेटाइल कहते हैं। गैसेस पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट इन एवरी डायरेक्शन। सम ऑफ द पार्टिकल्स रीच आवर नॉस्ट्रिल्स, हमारे नाक तक पहुंचता है, एंड स्मेल द परफ्यूम, एंड वी कैन स्मेल द परफ्यूम, थोड़ा ठीक से लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, एंड वी कैन स्मेल द परफ्यूम। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या करना होगा अभी, ये जो फॉलोइंग सब्सटेंसेस है, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, इन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। मतलब वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, शुगर के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम नहीं होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो उसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। तो ये पानी, ये शुगर और ये ऑक्सीजन। वाटर ये ऑब्वियसली ये किस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। शुगर सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन ये गैस स्टेट में है। हमें पता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली बाउंड होता है, वेरी क्लोजली बाउंड होता है, इसीलिए कोई पार्टिकल अपना जगह छोड़ के दूसरे के जगह में नहीं जाता है, सिर्फ अपने ही जगह पे रहते हुए ये वाइब्रेट करता है सिर्फ पार्टिकल्स। तो बहुत स्ट्रांगली ये बाउंड होता है।
हमें ये भी पता है कि सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, नॉर्मली वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इससे हमें ये भी पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो है ये इतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं होता, इट कैन मूव, पार्टिकल्स मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है एक दूसरे के ऊपर, ऐसे मूव कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से फ्री अब भी ये नहीं होता है, इसमें भी थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इसे और जब गर्म कर दिया जाता है तो फिर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को भी ये ब्रेक कर देता है ये पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक दूसरे को बिल्कुल भी फोर्स अप्लाई नहीं करता है, ना के बराबर करता है। जब बहुत क्लोज आ जाता है तब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, बहुत ही कम, लेकिन ना के बराबर इनके बीच इंटरेक्शन होता है। तो हमें क्या कहा गया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसे रखना है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर रहेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर रहेगा, मैक्सिमम, और मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर मिनिमम। गैस के केस में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच। हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस के हिसाब से इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे कम कौन होगा, ये गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। मतलब कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन तीनों के रेस्पेक्ट में, इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे कम होगा, फिर वाटर, और फिर शुगर, क्योंकि शुगर सॉलिड है। तो ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहां पर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये पिक्चर जो है कुछ चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करेगा। मान लें 25 डिग्री सेल्सियस में ये है, इसका फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए। पानी का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो मेल्टिंग पॉइंट पानी का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ MP, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। ये 25 डिग्री सेल्सियस में है। अगर पानी 25 डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो देखिए 0 और 100 के बीचों बीच है, मतलब किस स्टेट में रहेगा, 0 से नीचे होगा तब जाके ये सॉलिड स्टेट में जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा तो ये गैस स्टेट में जाएगा, इसका बॉइलिंग होगा फिर ये गैस स्टेट में जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस इनके बीचों बीच कहीं पर है, मतलब ये लिक्विड स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा। नेक्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होता है। होता यह है कि मान ले 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, इसे आप ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा होते होते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पानी, फिर इसे और भी बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट निकालना पड़ता है इससे, तब जाके ये आइस में कन्वर्ट होता है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। स्टेट चेंज जब होता है किसी भी सब्सटेंस का तो फिर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है उस समय, स्टेट चेंज के दौरान। तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी उसे और आप ठंडा करें, मतलब उससे हीट एनर्जी और निकालें तो उसमें स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, पूरा का पूरा स्टेट चेंज हो जाएगा, 0 डिग्री के आइस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका टेम्परेचर और घटते जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में पानी का 2 स्टेट पॉसिबल है, लिक्विड स्टेट भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी भी होता है, एंड सॉलिड स्टेट भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस भी हमें मिलता है। सेम लॉजिक थर्ड केस में भी हम अप्लाई करेंगे, यही वाला लॉजिक। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी लिक्विड फॉर्म में भी होगा और गैसेस फॉर्म में भी होगा, क्योंकि पानी को गर्म करते जाए 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा पहले, फिर जब हीट प्रोवाइड करेंगे हम तो फिर उसके स्टेट में चेंज होगा, फिर वो 100 डिग्री के वेपर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है ये लिक्विड स्टेट में भी होगा एंड गैसेस स्टेट में भी होगा, गैसेस स्टेट में भी होगा, दोनों स्टेट में होगा ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहां पर 2 रीजन बताना है
कि वाटर एट रूम टेम्परेचर ये लिक्विड क्यों है, और साथ ही साथ दो रीज़न बताना है कि एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो इसके भी दो रीजंस और इसके भी दो रीजंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पानी और आयरन इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। पानी का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस ये 0 और 100 के बीच है। मतलब ऑब्वियसली ये ना तो सॉलिड स्टेट में होगा और ना ही ये गैस स्टेट में होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में होने के लिए 0 या उससे नीचे जाना होगा और गैस स्टेट में जाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रहना होगा। दैट मीन पानी रूम टेम्परेचर में ये रहेगा लिक्विड स्टेट में। आंसर को एक बार देख लेते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मच बिलो द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उससे काफ़ी नीचे है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मच हायर देन दैट। बॉइलिंग पॉइंट इससे काफ़ी ऊपर है। सो वाटर एट रूम टेम्परेचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसे एक और तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पानी रूम टेम्परेचर में लिक्विड क्यों है। आप देखें, रूम टेम्परेचर में पानी का जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पानी के पार्टिकल्स, लेकिन इतना स्ट्रांगली भी अट्रैक्ट नहीं करता है जो कि सॉलिड के केस में होता है, और इतना वीक भी नहीं है वो फोर्स जो कि गैसेस के केस में है। दैट्स वाई कि पानी रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड का प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी हम आंसर दे सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन का भी, कि आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों होता है। पहले तरीके से तो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आयरन का आप मेल्टिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट देखें, दोनों ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट अगर हायर होगा रूम टेम्परेचर से तो बॉइलिंग पॉइंट भी हायर ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो दोनों ही रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि आयरन को लिक्विड स्टेट में जाने के लिए इस टेम्परेचर तक पहुंचना होगा। तो रूम टेम्परेचर में ये किस स्टेट में होगा, ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में होगा। तो पहला जवाब तो इस तरह से हम देंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज मच हायर देन द रूम टेम्परेचर, सो आयरन एग्जिबिट्स सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दूसरा जवाब हम कैसे देंगे, दूसरा रीजन, कि अगर आप इसके पार्टिकल्स को देखें तो एट रूम टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ आयरन अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली सो दैट द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव बट कैन वाइब्रेट। सो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो अपना जगह को छोड़ के दूसरे के जगह में नहीं जाता है, लेकिन यहीं पर इसी पोजीशन में रहते हुए ये वाइब्रेट करता है, जो कि सॉलिड का प्रॉपर्टी है। आयरन के केस में रूम टेम्परेचर में इसी तरह का प्रॉपर्टीज दिखता है, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में होता है। सो आयरन एट रूम टेम्परेचर डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why is ice at 273 Kelvin? 273 Kelvin is 0 degree Celsius. So why is ice at 0 degree Celsius more effective in cooling than water at the same temperature? इस पे भी हम लोगों ने बात कर लिया इससे पहले, एक डिटेल्ड वीडियो है इस चैनल पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल इसे थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर कि मान ले ये कंटेनर है, इस कंटेनर गर्म कंटेनर है और एक गर्म मान ले यूटेंसिल है, इसे ठंडा हमें करना है। तो यहाँ पर हम इसे ठंडा करने के लिए पानी डाल सकते हैं, या फिर वही गर्म कंटेनर जो है वहाँ पर हम बर्फ़ डाल सकते हैं, सेम मास का बर्फ़ डाल सकते हैं। कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा ठंडा करने में? बर्फ़ ज़्यादा इफेक्टिव होगा ठंडा करने में। क्यों? क्योंकि जब ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है और ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, तो सबसे पहले तो ये आइस इससे हीट एब्जॉर्ब करेगा, इससे हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत सा हीट एब्जॉर्ब करके, जो कि है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो हीट यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, इसे थोड़ा बहुत ठंडा करेगा और फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस के ही पानी में कन्वर्ट होगा। अब देखिए ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस का, ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन इसने ऑलरेडी बहुत सा हीट एब्जॉर्ब कर लिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब कि ये ज़्यादा ठंडा कर पाएगा। So that's why ice is more effective in cooling than water at the same temperature.
चलिए इसे कैसे लिखेंगे हम लोग। आइस एट 273 केल्विन टेक्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द नेबरिंग सब्सटेंसेस फॉर मेल्टिंग एंड कन्वर्ट्स टू वाटर एट 273 केल्विन। बर्फ कुछ हीट ले लेता है, जिस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वो हीट लेने के बाद वो कन्वर्ट होता है 273 केल्विन के वाटर में। That is why ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature. नेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ इसी तरह का है, आप अपने शब्दों में इसको लिख लीजिएगा। फिलहाल तो मैं इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं कि what produces more severe burn, boiling water or steam. सो यहां पर मान ले बॉइलिंग वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो है कहीं पर बॉडी पार्ट में गिर गया है, और 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर, उतना ही मास का वेपर अगर यहाँ से उस जगह से पास करे तो दोनों में से कौन ज़्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस करेगा, मतलब कौन ज़्यादा जलाएगा। ऑब्वियसली हीट कंटेंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में ज़्यादा है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को और हीट दिया जाता है तब जाके वो 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इसमें मोर हीट है, मोर हीट। इसे क्या चाहिए होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हीट है इसमें एक्स्ट्रा है, उसके कारण ये इसमें ज़्यादा हीट होने के कारण ये ज़्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा जलाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड से लिक्विड जो ये कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन को क्या कहा जाता है, यही सवाल में पूछा गया। सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन को क्या कहा जाता है, लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो इसे क्या कहा जाता है। सिमिलरली लिक्विड से गैस में कन्वर्जन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, और गैस से लिक्विड में जब कन्वर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, और साथ ही साथ सॉलिड से जब गैस में डायरेक्टली कन्वर्जन होता है विदाउट एनी लिक्विड स्टेट तो उसे हम क्या कहते हैं। सिमिलरली गैस से जब सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो इसे क्या कहा जाता है। इस पे हमने इससे पहले काफ़ी बात कर लिया है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ किसे क्या कहा जाता है। आई होप आपको पता है। सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उसे कहा जाता है फ्यूजन। लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है कोई भी सब्सटेंस तो उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन। और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन। पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन। और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। और जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो इसे सब्लिमेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन। और जब गैस सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इसे डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन कहा जाता है। डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन कहा जाता है। तो फिर आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर के स्टैंडर्ड 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।